कितने लोगों ने, मैंने जो कल काम बोला था कि करके आए हो, कितने लोग करके आए हो? मैंने कल कुछ काम बोला था नगीना, याद है? हाँ सर, पीवाई को देखने का काम बोला था। इकोनॉमी पीवाई के देख के, इकोनॉमी पीवाई के देख के आए हो? हाँ, लगभग लगभग देखे। अच्छा। 9th क्लास की पढ़ाऊंगी ना सर? नहीं, पहले एक बार एनसीईआरटी गई कहाँ पे? सेकंड पढ़ा देना एनसीईआरटी। क्यों पढ़ना नहीं है क्या तुम लोगों को? अभी देखो मैं कुछ बताता हूँ। मेडिकल मॉडर्न पंचायती राज इकोनॉमी की देखा। ये सब इकोनॉमी की है। अब थोड़ा एक पैटर्न देखना, आज यहीं देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। ध्यान से देखना ये सारी चीजें ना। जो बेसिक क्वेश्चन है आज भी उसी पैटर्न पे है, ठीक है, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, देखो आज भी इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे आज भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मनी एक्सप्रेशन क्या होता है, योजनाओं का आज भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो मतलब ये जब क्वेश्चन देखोगे तो अब ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ याद रखना। ये कोई काम का नहीं है, बस ये थीम पकड़ो कि योजना से क्वेश्चन आते हैं, बस इतना करना है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखो। अभी नरसिंह समिति पढ़ी नहीं परंतु ये जो MCR CRR ये होता है, यहाँ से पेशेंट क्वेश्चन पूछे हैं, आगे भी पूछे हैं। निगम कर याद करो, अब की बार भी आया था एक क्वेश्चन। पॉलिटी में कौन सा टैक्स का क्वेश्चन आया था अब की बार? ये क्वेश्चन अच्छा है। मतलब मेरा है कि एक बार ज़रूर देखा करो इन फाइलों को खोल के, तो लोग देखते तो हो नहीं, यहाँ से ना कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। देखो ये क्वेश्चन है ना 2018 या 19 में रिपीट हुआ है। अब ये कोई ज़रूरत नहीं है देखने की। चलो छोड़ो, मतलब मेरा कहना मतलब कि जरूर देखा करो एक बार खोल के, आइडिया लगता है किस पैटर्न में चल रहा है क्या है। अभी आज अपन 2-3 साल के पेपर देखेंगे। पहले इकोनॉमी में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे पहले अपन 2021 से शुरू करते हैं, थोड़ा 21 से पैटर्न लेने का। क्योंकि जब तक आप देखो NCERT से क्वेश्चन जो है ना इकोनॉमी में ज़्यादा नहीं आते हैं। मतलब NCERT 4-5 क्वेश्चन आपको NCERT से ज़रूर मिलेंगे। तो अपने को कैच करना हो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं बताता हूँ कि वो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो NCERT से मिल जाएंगे आपको डायरेक्ट। और कुछ क्वेश्चन होंगे जो NCERT से नहीं, वो करंट अफेयर से आते हैं।
तो अपने को ये आइडिया ज़रूर लगा के देखना है कि भाई कितने क्वेश्चन करंट अफेयर से आ रहे हैं, और अपने स्टैटिक पढ़ अगर अपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ते हैं तो कितने क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। खुला नहीं है। ध्यान से देखना होगा ना। अब देखो ये क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको। ये बेसिक आप पीवाईक्यू के थीम के आधार पर, उनके आधार पर करोगे। ये तो डायरेक्ट पीवाईक्यू से उठ के आया था क्वेश्चन, ठीक है। पर ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ये जो नई इकोनॉमी सर्वे उनमें मिलता है। अब देखो ये भी नहीं मिलेगा आपको एनसीईआरटी में, पर हाँ ये जरूर दिया होगा, ये मिलेगा आपको। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में क्या क्या आता है, इस टाइप का क्वेश्चन मिले। ये नहीं मिलेगा आपको, ये जरूर मिल जाएगा, मूल्यांकन का क्या होता है। तो मेरा कहने का मतलब कि इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखो 9, 10 जैसे अब क्या तो आए हैं क्वेश्चन, 11, 12 में मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दूंगा, उसे पढ़ने को मतलब बनता नहीं, पर ये तीनों पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से मेरा माना कि लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आप जरूर सोल्व कर लोगे पीटी में आराम से, अगर ये तीनों अच्छे से पढ़ते हो। अरे 12th वाले जो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊँगा वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो मान के चलो 15 से लगभग, पर मेरा माना इकोनॉमी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में आते हैं। तो ये मान के चलो 6 से 7 क्वेश्चन तो स्टैटिक पार्ट से ही आते हैं। उसके बाद में फिर लगभग 12 से 13 क्वेश्चन करंट अफेयर से ही रहता है। ये चीज़ याद रखें, करंट अफेयर से रहता है, अच्छा खासा क्वेश्चन रहते हैं इकोनॉमी में करंट अफेयर के। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी 9th क्लास का पढ़ेंगे। अब रुको 1 मिनट, मुझे देखना, वो मिल नहीं रही एनसीईआरटी वहाँ पे। दृष्टि की वेबसाइट पे मिलेगी कहाँ पे, रुको। इकोनॉमी की सर 9th क्लास की। अरे पुरानी वाली चाहिए यहाँ पे, नई वाली नहीं। डाउनलोड्स मैंने डाउनलोड किया था, पर पता नहीं कहाँ गए हो। यहाँ पे क्या पुरानी बुक पड़ी है, अभी जो है वो नई एनसीईआरटी आ गई, तो वहाँ मतलब है नहीं उनसे, ठीक है। तो मैं पहले बता रहा हूँ, देखो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अब क्या क्वेश्चन आया था, लगभग 2-3 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट 9-10 क्लास से ही आप पढ़ के सोल्व कर लोगे, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है पढ़ना। सर वही पढ़नी है ना पुरानी वाली। हाँ, ये 4 चैप्टर है इसमें। अब देखो यहाँ से ये मेंस का टॉपिक तैयार होता है आपका, अब बहुत अच्छे पॉइंट दिए हैं। ये मेंस का टॉपिक तैयार, क्लास कौन सी क्लास है सर, ये कौन सी क्लास की है सर? 9th क्लास की है। संसाधन के रूप में लोग, अब की बार यहाँ से पीटी में क्वेश्चन आया, ये यहाँ से पीटी में क्वेश्चन आया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। भारत का संविधान उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी सन 2006 विक्रमी को इतर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। अरे ये क्या हो गया चैप्टर ही गायब कर दिया इन्होंने, इसीलिए तो मामला गड़बड़ है। सर ये नहीं एनसीईआरटी है क्या? अरे नहीं, इन्होंने यहाँ चैप्टर ही गायब कर दिया, दृष्टि वालों ने। तो 1 मिनट का नीचे तो नहीं दिया है। नहीं है यहाँ पे, ये यही तो अपने डाउनलोड किया था अभी। संस्कृति IAS पे है शायद, 1 मिनट रुको।
अब देखो ध्यान से समझना इस कहानी में वो कैसे मतलब क्वेश्चन क्रिएट करता है यूपीएससी। ऐसा है कुछ भी नहीं, कहानी है, परंतु यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन बनाए हैं आपकी बार। ठीक है, ध्यान से देखना। अवलोकन, पालमपुर गांव की कहानी है, एक इमेजिनरी गांव बनाया गया है, कैसे इकोनॉमी सिखा रहा है। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना, और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई काम का नहीं है। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, अब ध्यान से समझना, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं सेवा को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, अब आगे देखो। परिचय, पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। अब देखो क्या विशेषता होनी चाहिए, ध्यान से समझना, एक लाइन इंपॉर्टेंट है इनके। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा, बग्गी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक देखे जा सकते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान हैं, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। अब देखो ये बता भी रहा है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है। अनुसूचित जाति दलित के लोगों की संख्या गांव के कुल जनसंख्या की 1/3 है, और वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं। देखो ये है मार्जिनाइजेशन, जब एक समूह का, जिसे देखो मेन जो गांव का समूह रहेगा ना वो यहाँ रहेगा, पर इनको गांव के कोने में रख दिया जाता है। तो एनसीईआरटी इसलिए बोला बहुत कुछ सीखने की बात है। जिनमें से कुछ मिट्टी और फूस के बने। अब देखो इनके पक्के घर नहीं बने, इनके देखो पक्के घर बने हुए हैं। इनके पास ज़मीनें हैं बहुत सारी, इनके पास ज़मीनें नहीं होगी। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलाते हैं, और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और एक निजी औषधालय भी है, जहाँ रोगियों को उपचार किया जाता है। तो ये सब इमेजिनेशन, तो ऐसे कोई यहाँ से कोई क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है नहीं, और यहाँ से क्वेश्चन बनाया भी नहीं है उसने। आगे बढ़ो। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कें, परिवहन के साधन, बिजली, सिंचाई, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इन सुविधा की तुलना अपने निकट के गाँव में उपलब्ध सुविधा से कीजिए तो बहुत सारे गाँव में रोड नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें हैं। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में, जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। ठीक है, हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। अब बात आती है उत्पादन का संगठन। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक है। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, ध्यान से समझना। पहली आवश्यकता होती है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन है, जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी। यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, इसमें बताओ ना, ये है इंपॉर्टेंस एनसीईआरटी का। भौतिक पूंजी अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती है? अब देखो ये पूछा है, भौतिक पूंजी के तहत ये आएगा औजार, मशीन, भवन। औजार तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर, रुक जाओ पहले अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपकी 2024 का क्वेश्चन देखना। पहले क्वेश्चन पढ़ो, इधर खोल लेंगे। एक देखो, एक क्वेश्चन आया 9th क्लास से, एक आया 10th क्लास से क्वेश्चन। तो इसका मतलब समझो इम्पोर्टेंस वो एनसीईआरटी को आज भी ही दे रहे हैं।
तो मैंने जो बोला आप लोगों को 60 क्वेश्चन मैं बताऊंगा अब की बार 2025 के पेपर में, जहाँ से अपन पढ़ेंगे वहीं से आएंगे 60 क्वेश्चन। यहाँ से इकोनॉमी क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन मिलेगा 10th क्लास में, इसलिए मैं बोला था एक बार पेपर जरूर देख लेना। सर उसमें पूछा था कि भौतिक पूंजी क्या है, उसके सामने कॉलम दिया था और फिर स्थायी पूंजी पूछा था। देखो ये रहा, एक क्वेश्चन ये है, याद रखना, कृषि उत्पाद का भंडारण, कौन सी क्रिया, डेयरी फार्म, खनिज की खोज, कपड़ा बुनाई, ये याद रखना क्वेश्चन, ये मिलेगा इसी 9th क्लास के एनसीईआरटी में। ये रहा, ध्यान से पढ़ लो, किसान का हल क्या है, कंप्यूटर क्या है, बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सूत्र क्या है, पेट्रोल क्या है। ठीक है, अब पढ़ो इसको। तो कार्यशील पूंजी दिया है, स्थिर पूंजी दिया है और कार्यशील, ठीक है, तो याद रखना है चीज़। अब आ जाओ इधर, तो भौतिक पूंजी, ठीक है, औजार, मशीन, भवन, औजार तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर, देखो किसान का हल पूछा था, किसान का हल देखो ये पूछा। परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। ठीक है, औजार, मशीनों और भवनों को उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है, तो इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। ठीक है, तो ये किसान का हल क्या हो गया, स्थायी पूंजी। ठीक है, तो ये कार्यशील पूंजी नहीं होगी, किसान का हल स्थायी पूंजी होगा, तो ये ऑप्शन गलत है। तो ये है, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। कच्चा माल और नगद मुद्रा, उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न चीजें उत्पादन की क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे आओ, कंप्यूटर, कंप्यूटर तो स्थिर पूंजी हो गई, ये बात तो सही है। ठीक है, तो ये सही है। बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत, याद करो ये क्या है, कार्यशील पूंजी, ये गलत है, ये गलत है। पेट्रोल क्या हो गया, कार्यशील पूंजी, तो ये दो ऑप्शन सही है, आंसर मिल गया। अब देखो एनसीईआरटी आपको यही सिखा रहा है, अपन कॉन्सेप्ट सिखा दिया वो, तो इससे आप आराम से सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ऐसा नहीं कि तुम्हें पूरी चीज़ें मिल जाएगी, परंतु कॉन्सेप्ट सिखा दिया। कार्यशील पूंजी क्या होती है, जो खत्म हो जाती है, स्थायी पूंजी जो कभी खत्म नहीं होती है। मिल गया आंसर। सोचो एनसीईआरटी का पहला ही पेज पढ़ने से क्वेश्चन सोल्व हो गया यूपीएससी का। तो इसलिए मैं फिर 12 बता रहा हूँ, तुम उधर तुम कोचिंग वोचिंग पीछे जाओगे, 1500 पेज पढ़ोगे, 100 क्लासेस देखो, कल महक बता रही 100 क्लास, समझ रहे हो, 100 इंटू 300 हावर्स, फिर उनका रिविजन करोगे 1000 घंटे, समझ रहे हो, 1 साल तो इसी में लग गई। और यहाँ एक लाइन पढ़ने से तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। एक चौथी आवश्यकता भी होती है, आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे मानव पूंजी कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। देखो ये मानव पूंजी है, मशीन पर कार्य करते श्रमिक। चित्र उत्पादन में प्रयुक्त भूमि, श्रम और स्थायी पूंजी की पहचान कीजिए। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। क्वेश्चन में स्थायी पूंजी पूछा था, हाँ, और दूसरा कार्यशील पूंजी। देखो सर, जो डायग्राम में देते ना वही पूछते हैं ज्यादातर, इन्होंने स्थायी पूंजी डायग्राम का दे रखा है, वही पूछा एक तो वो तो है इम्पोर्टेंट, जो भी है छोड़ो। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। ठीक है, पालमपुर में खेती, भूमि स्थिर है, तो ये कैसी होगी, स्थिर पूंजी हो गई। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों के हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है, खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है।
उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि बदल लिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब देखो यहाँ से एक तुम्हारे माइंड में ये भी आना चाहिए, तो भाई एग्रीकल्चर लैंड तो सीमित ही है, तो कैसे बढ़ सकते हैं? बढ़ तो ये सकते जो माला अनुपजाऊ उसको बढ़ा दो तुम, पर याद रखो जो मकान बनने से कम भी तो हो जाएगी। तो ये चीज़ दोनों याद रखना। भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टर है। यद्यपि गाँव में भूमि का माप बीघा, गुंठा आदि ऐसी जैसी क्षेत्रीय इकाइयों भी किया जाता है। तो ये चीज़ याद रखना। ऐसे यूपीएससी करके भी क्वेश्चन पूछ जाए, हिस्ट्री में पूछ लेता को माप, कुलिया माप ऐसे करके यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था 2020 में, और ज़मीन के माप का ही तरीका था। एक हेक्टर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप एक हेक्टर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? चलो, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? हाँ है। अब हम अच्छे से बीज यूज करें। यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधा उपलब्ध है उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। अब देखो ये भी पता होना चाहिए ज्वार और बाजरा कब उगता है, बरसात के मौसम में उगता है। इन पौधों पशु चारों के रूप में प्रयोग लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर दिसंबर के बीच में आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम रबी में खेतों में गेहूं उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर विशेष शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसके वर्ष में एक बार कटाई होती है। अब देखिए पता होनी चाहिए। गन्ना अपने कच्चे रूप में गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। इसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान कुआं से रहट द्वारा, याद करो यूपीएससी ने यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्दी किसानों ने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप 19 शतक के दशक के मध्य 200 हेक्टेयर के पूरे जोते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। पर याद रखना इसी का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा है। भारत में सभी गाँव में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदी मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि के क्षेत्र 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्र में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। अब ये फैक्ट है कि मेंस के लिए काम लिया जा सकता है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखो आगे आएगा यहाँ पे एक चीज़, यह भूमि के किस एक टुकड़े में उपज बढ़ाने का सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बता रहा है कि एक आइडिया बता रहा है कि जो उनका जो जुताई क्षेत्र बढ़ा है, कम हुआ है, क्या हुआ है। ठीक है, ये सब वैसा है। आपने देखा कि एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने के एक तरीका बहुविध फसल प्रणाली है। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेतों में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। उपज की भूमि के लिए किसी कृषि टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध था, इनको खरीदना नहीं पड़ता था। अब याद रखो, देखो अब उर्वरक खरीदेंगे तो उनके कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट बढ़ जाएगी तो स्वाभाविक बात है किसान जो है कर्ज में, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों के द्वारा गेहूं और चावल की खेती के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में एचआई बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उस टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। यदि भी अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत थी। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव था। अब देखो यहाँ पे ना, देखो छोटा सा डायग्राम दिया पर कितने सारी चीज़ें सिखा देगा आपको। आधुनिक कृषि के तरीके, एचआईवी बीज, रासायनिक उर्वरक आदि, और इसकी क्या क्या जरूरत चाहिए इनके लिए। ठीक है, आधुनिक कृषि विधियाँ चाहिए। ठीक है, तो सिंचाई में नहरें, पंप सेट, बिजली, बांध ये चाहिए। कीटनाशक चाहिए आपको, अधिक उपज वाले बीज चाहिए, उर्वरक चाहिए,
ट्रैक्टर वैक्टर ये सब चाहिए। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों से का सबसे पहले प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HIV बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। उन्होंने इनसे गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। ये बहुत PCS में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है भाई हरित क्रांति सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। HIV बीजों से उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने की अब अधिशेष गेहूं की काफ़ी मात्रा उपलब्ध थी। इसी के बाद में MSP की घोषणा हुई। ये चीज़ याद रखना। अब देखो ये चीज़ भी यहाँ पे कितना अच्छे तरीके दिखाया गया। पहले देखो दालों का उत्पादन कितना होता था तो कितना बड़ा है, पर इसके कंपैरिजन में देखो कि ये तो सोचो 9 गुना बढ़ गया और ये 2 गुना ही बढ़ पाया। इसी कारण जो भारत में आज भी दाल जो है आयात करना पड़ता है। और UPSC ने लगभग 2-3 साल लगातार ये क्वेश्चन पूछा, 2-3 साल लगातार। क्या भूमि ये धारण कर पाएगी? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानीपूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भूमि जल स्तर कम हो गया है। अब देखिए कमियाँ बता रहा है उसका जो हरित क्रांति थी। मिट्टी की उर्वरता और भूमि जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। कृषि के भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल भी करनी चाहिए। देखो डाउन टू अर्थ क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो NCERT खुद इसका यूज कर रहा है, इसलिए डाउन टू अर्थ पढ़नी चाहिए। ठीक, अब देखो क्या नुकसान हुआ है। रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। वे मिट्टी से निकलकर भूमि जल, नदियों, तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणु, सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं। इसके अर्थ है कि इनके प्रयोग के कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग ने मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है। पंजाब के किसानों को पहले के उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब है कि वहाँ खेती की लागत बहुत तेजी से बढ़ रही है। पालमपुर में किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। आपने यह जान लिया होगा कि खेतों के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांशतः दलित है। ये चीज़ याद रखना। और यही कारण है आज भी अगर आप देखोगे ना, जो SC और ST लोग हैं, अब देखो इनके पास जब ज़मीन कम रहेगी तो स्वाभाविक सी बात है ये इनकम के लिए कहाँ दूसरों के घरों में काम करेंगे। तो जो वो आधुनिक दास्ता वो आज भी पाई जाती है। दूसरी बात ये चीज़ याद रखना कि क्योंकि जो भूमि सुधार जो कानून है ना, बहुत कम राज्यों में ही लागू हो पाए हैं। जैसे अगर UP बिहार में जाओगे कुछ भी नहीं लागू हुआ है, तो आज भी वहाँ पे वो पिछड़े हुए हैं। बाकी परिवारों में 240 परिवार मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो हाई कास्ट से हैं, उनके पास 100 एकड़ ज़मीन है, 100 एकड़। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो SC के हैं, UP के मैं बता रहा हूँ, UP बिहार में उनके पास 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं है। ये आज की हालत है। तो स्वाभाविक सी बात हो दलित तो फिर हमेशा दलित ही रहेंगे ना। आप उनको पॉलिटिकल पावर देने से क्या ही होगा जब तक इकोनॉमी एम्पावरमेंट नहीं होगा उनका। बाकी परिवार में 240 परिवार जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों का पर्याप्त आमदनी नहीं होती। 1960 में कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। यद्यपि बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार अपने एक बेच से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। गोविंद की मृत्यु कुछ वर्ष पश्चात ये भूमि उसके तीनों पुत्रों के बीच बंट गई। अब सोचो ऐसे भूमि का विखंडीकरण होता जाता है।
प्रत्येक के पास अब केवल 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा था, परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ता है। चित्र 1.5 ये वाला छोड़ो। चित्र 1.5 में गांव के चारों बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। अब देखो वही सोचो कि पहले ये एक पूरा खेत रहा होगा, सोचो ये अभी देखो इतने ये 2 बटा ऐसे बढ़ते बढ़ते और विखंडीकरण हो जाता है। ये मेंस का सिलेबस का भी है। अब मेंस का सिलेबस देखोगे वहाँ पे ऑक्यूपेशन क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। इन पर छोटे किसानों की खेती करते हैं। दूसरी ओर गाँव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार के प्लॉट है। पालमपुरी मजदूर और बड़े किसानों के 60 परिवार है जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। कुछ मजदूर बड़े कृषक 2 हेक्टेयर से अधिक, सीमांत छोटे कृषक 2 हेक्टेयर से कम। तो कृषि क्षेत्र सोचो इतना है, ठीक है, परंतु उसमें कितना इनका पार्टिसिपेशन है, तो बहुत कम पार्टिसिपेशन है। बिहार में 80% जनरल कैटेगरी वालों के पास ही खेत हैं। हाँ वो तो है ही कि बिहार में लागू नहीं हुआ है, वो यूपी में भी लागू नहीं हुआ है। मैं बहुत सारे लोग जानते जिनके पास 100 एकड़ ज़मीन है, तो ये मतलब समझ लो कि लागू कहाँ हुआ है। ठीक है, दूसरी बात एक देखो यहाँ पे आंसर राइटिंग में आप ऐसे डाटा का ऐसे डायग्राम को यूज कर सकते हो। देखो अब ये अगर छाप के आ गए ना तो डायरेक्ट नंबर मिलेंगे, तो ये चीज़ भी सीखने की बात होती है एनसीईआरटी से। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? भूमि के 50 श्रम उत्पादन दूसरा आवश्यक। सर ये जो बिहार में जो क्रांति हुई थी ना, किसान क्रांति, स्वामी सहजानंद और जो बड़े बड़े नाम है ना, कार्यानंद शर्मा, ये किसान आंदोलन तो किताबों में है, लेकिन रियल में ना यही सबसे बड़े सूत्रधार है अगली जातियों की भूमि को कब्जा करने में। सर ये अपने आप को वो बना दिए स्वतंत्रता सेनानी, लेकिन है वो रियल में भूमाफिया। अच्छा हाँ हो सकता है, ठीक है चलो। भूमि के 50 श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक भी, इसलिए बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी भूखमरी सब क्यों पाया जाता है? सबसे बड़ा कारण ये है। इस पे काम कौन करना चाहता? कोई नहीं करना चाहता, सब अपनी अपनी रोटी सेकते हैं। ठीक है, भूमि 50 श्रम उत्पादक दूसरा आवश्यक कारक है। खेतों में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या बहुत छोटे प्लाटों में खेती करने वाले परिवारों से। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों की उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता जैसा किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और एक खेत में एक से दूसरे कार्य कृषि कार्य जैसे बुआई कटाई के लिए अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि में काफ़ी भिन्नताएं। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं, उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जा सकता है। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपये निर्धारित है, लेकिन डाला को मात्र 160 रुपये मिलते हैं। सोचो ये एक अलग प्रकार का शोषण है। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेती श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्तियों में से एक है। जो ये है ये बात हो रही है यहाँ पे। आजकल काम मिलना कठिन है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं, वह भी बहुत कम दिनों के लिए। घनश्याम में एक बड़ा किसान है और उसने अभी अभी एक हार्वेस्टर खरीदा है, इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी कम, अब सोचो ये और टेक्नोलॉजी जब आ जाती है इन बेचारों को और रोज़गार ख़त्म और कम काम मिलेगा। पिछले वर्ष मैंने पूरे वर्ष में 5 माह से भी कम समय काम किया था। हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर तथा गहराई के लिए थ्रेसर है। यहाँ तक कि खरपतवार को साफ करने के लिए कुछ किसान को खरपतवार नाशक को छिड़कते हैं। अब सोचो सारी काम टेक्नोलॉजी करने लग जाएगी तो ये क्या लोग करेंगे। इस वर्ष मुझे रायगंज में ईंट भट्टे पर काम की तलाश करनी पड़ेगी। मुझे स्थानीय साहूकार को 2000 रुपये देने। अब देखो ये है ऋण के जाल से और फंसे रहते हैं। अब देखो ये एक स्टोरी में सारी समस्या बता दी भारतीय ग्रामीण पृष्ठभूमि की।
मैंने पिछली गर्मी में 1000 रुपये में लिए थे जब खेतों में काम नहीं था। मैंने इसे कैसे चुकता कर पाऊंगा? मैं 2 वक्त के लिए भोजन के लिए भी कठिनाई से कमाता हूँ। मेरी स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। मैं पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे ऋण देने से मना कर देते हैं। फिर यही जो है आधुनिक जो दास्ता है, बॉन्डेज लेबर है, वो करवाता है। ये चीज़ याद रखना। खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। आप पहले देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः अब किसानों के पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए। अधिसंख्यक छोटे किसानों की पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या तो गाँव के साहूकारों से या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारी से कर्जा लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। अब सविता की कहानी बताई गई यहाँ पे। सविता एक लघु कृषक है। वह अपनी 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसों की जरूरत है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में ही उसे 3000 रुपये चाहिए। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने का निर्णय लेती है। तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है, जो ब्याज की बहुत ऊंची दर है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में से एक श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन पर काम करेगी। सोचो, 50 रुपये कम, क्योंकि उस वहाँ से ब्याज लिया है। आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना होगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की माँ के रूप में उस पर घर के कामों की भी बहुत जिम्मेदारी है। सविता इन कठोर शर्तों के मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन है। छोटे किसानों के विपरीत मझोले बड़े किसानों को खेती से बचत होती है, इसलिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों की बचत कैसी होती है, आप इस उत्तर का अगले भाग में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये इन्होंने शॉर्ट करके बताया क्या है। अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री, एक मतलब नहीं, वो उसी को समराइज किया है उसको। देखो, जो हिंदी में आता है ना प्रेशर राइटिंग, वो ऐसे ही आता है। अब देखो, इसने पूरा समराइज कर दिया है। तो जो 1/3 में करने को बोलता है, तो वही चीज़ है। मान लीजिए किसानों ने उत्पादन के तीनों कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया। गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं का क्या करते हैं? वे अपने परिवार को बो के लिए कुछ गेहूं रखते हैं और अधिशेष गेहूं को बेच देते हैं। सविता गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है तथा इसमें वे एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। इसलिए मझोले और बड़े किसान ही बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। इसलिए देखो ना, एमएसपी का फायदा वही लोग उठा रहे हैं। ये कौन जो किसान जो विरोध आंदोलन करे, कोई किसान सेली है ये बिजनेसमैन है। चित्र में आप गेहूं से लदी बाजार जाती बैलगाड़ी देख सकते हैं। बाजार में व्यापारी गेहूं खरीद कर उसे आगे कस्बों और शहरों के दुकानदारों को भेज देते हैं। एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपनी समस्त भूमि से 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है। सोचो, यहाँ भी ये बेचेगा। अपने अतिरिक्त गेहूं को वह रायगंज के बाजार में बेच देता है और अच्छी कमाई करता है। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है? पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसे बैंक के अपने खाते में जमा कर दिया था। बाद में उसने इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में किया, जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी। उसने बचत का उपयोग अपने अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी का व्यवस्था करने में किया। इस बार तेजपाल सिंह बचत के पैसों से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। तेजपाल सिंह की बातें दूसरे बड़े और मझोले किसान भी खेतों के अधिशेष कृषि उत्पादों को बेचते हैं। कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचा कर रखा जाता है। इस तरह अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचतों से कर लेते हैं। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने, दुकान खोलने में भी करते हैं। जैसा कि हम देखेंगे, इन सबको गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी कहते हैं। पालमपुर में गैर कृषि क्रिया क्या है? हमने देखा कि पालमपुर में खेती ही प्रमुख उत्पादन क्रिया है। अब हम कुछ और गैर कृषि उत्पादन क्रिया पर विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। डेयरी, अब देखो ये भी है कि जैसे मान लो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से लोगों को निकालना, तो कहाँ लगा सकते हैं? तो ये उसमें गैर कृषि सेक्टर आएंगे, ये चीज़ याद रखना। डेयरी अन्य प्रचलित क्रिया, पालमपुर के कई परिवार में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों की कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा चरी खिलाते हैं। दूध को निकट के बड़े रायगंज में बेचा जाता है। ठीक है,
एक क्वेश्चन आया था एक बार, तो ये चीज़ याद रखना कि पशुओं को कौन सा चारा खिलाया जा सकता है, 2012-13 में आया हुआ क्वेश्चन है। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रांगेज में दूध संग्रहण और शीतलन केंद्र खोला है, जहाँ से दूर दूर दराज के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। ये कोई काम का नहीं है, छोड़ो। मतलब ये सीख सकते हो कि ये चीज़ें अपन आंसर राइटिंग में शो कर सकते हैं। पालमपुर में लघु स्टील विनिर्माण के एक उदाहरण, इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। शहरों कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है और उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है। अब देखो यहाँ पे 2 कहानी है। देखो मतलब ये कहने का मतलब, इसीलिए आंसर राइटिंग में इस टाइप के अगर आप केस स्टडी डाल सकते हो, केस स्टडी है। मिस्री लाल ने गन्ना पेरने वाली मशीन खरीदी है जो बिजली से चलती है और उसे अपने खेत में लगाया है। वह पहले गन्नों को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था, पर लोग अब इसे मशीनों से करना पसंद करते हैं। मिस्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीद कर उससे गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में मिस्री लाल थोड़ा लाभ कमा लेता है। करीम की कहानी। करीम ने गांव में कंप्यूटर केंद्र खोला है। हाल ही के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे हैं। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षा में जाते हैं। गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री थी। उसने उन्हें काम पर लगाने निश्चय किया। उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की ओर खुली बाहर के कमरे में अपनी कक्षाएं प्रारंभ की। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त शाखा में इन कक्षा में आना प्रारंभ कर दिए। तो ये है अल्टरनेटिव जॉब कैसे क्रिएट होते हैं। पालमपुर के दुकानदार। पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते हैं। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। आप देखेंगे गांव में छोटे जनरल स्टोर में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्ती, कॉपी, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवार ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट है, अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल ली है। वे खाने की चीज़ें बेचते हैं। अब देखो ये कैसे गाँव में, अब आपको समझ में आ रहा होगा गाँव में दुकानें क्यों खुली है, तो कैसे इकोनॉमी स्टार्ट होती है। परिवहन तेजी से विकसित होता है एक क्षेत्र। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शे वाले, टांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ी, दूसरी गाड़ियाँ चलाने वाले वे लोग जो परिवहन सेवाओं में शामिल है। वे लोग और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। याद करो 12 फेल मूवी में वो दोनों भाई भी यही काम करने लग जाते हैं। तो ये है कि मतलब कैसे गांव में रोजगार के सूत्र जो होते हैं भाई, जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं या कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो ये ऐसा करते हैं। जैसे मेरे गांव में देखोगे तो मेरे गांव में मेन जो धंधा पत्थर फोड़ने का है। पहाड़ तोड़ते हैं लगभग, उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। उसमें बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है, परंतु क्या करेंगे, उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। खेती होती नहीं है हमारे गाँव में, तो ऑप्शन क्या बचता है, यही ऑप्शन बचता है। अब भाई राशन की दुकानें 10 तो खोल नहीं सकते हो। राशन की गांव में दुकानें मान के चलो 2-3 दुकानें मान के चलो। कोई सब्जी की दुकान खोल लेगा, कोई एक मिठाई की दुकान खोल लेगा। तो इससे ये भी फ़र्क पड़ता है कि भाई वहाँ का लोकेलिटी कैसी है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, पानी है या नहीं है। किशोर की कहानी। किशोर एक खेतीय मजदूर है। अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भांति किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई होती है। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया था। यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था जिसमें भूमि निर्धन परिवार को सस्ते कर दिए जा रहे थे। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी। जब वह भैंस को दूध बेचता है तब उसने अपनी भैंस गाड़ी भी बना ली जिसमें कई प्रकार के सामान ले जाता है। सप्ताह में एक दिन वह गंगा किनारे से कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है या कभी कभी गुड़ अथवा अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुरा जाता है। हर एक महीने से उसे परिवहन संबंधित कोई ना कोई काम मिल जाता है। परिणाम स्वरूप किशोर पिछले वर्षों की तुलना में अब अधिक कमाने लगा। देखो ये कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है, तो यहाँ पे ये भी बताया गया है। तो एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। देखो ये सारांश के रूप में बताया गया है। तो मेरा कहना मतलब देखो ये चीज़ ध्यान समझो कि कैसे वो प्रेशर राइटिंग लिखा जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है। अब मतलब ये पूरे चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इस सारांश को पढ़ लोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो ये देखो एनसीईआरटी की खासियत आपको सोचना सिखाता है। आप आंसर राइटिंग यहाँ से ऑटोमेटिक एग्रीकल्चर की क्या समस्या है वो समझ में आ गया, गाँव में क्या समस्या है, गांव में अल्टरनेटिव रोजगार देना क्यों जरूरी है, कास्टिज्म किस लेवल पे लोगों को शोषण करता है। एक ही चैप्टर से तुम्हारा जो माइंड है ना, देखो यही है।
आप कोचिंग में नोट्स पढ़ोगे तो बस इतना ही सीमित हो जाओगे, परंतु जब एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपका दिमाग चारों दिशाओं में चलने लग जाता है। ये खासियत है एनसीईआरटी। भाई एनसीईआरटी बहुत दिमाग लगा के बनाया जाता है, ऐसा नहीं है। कोचिंग के जो नोट्स आपको ओनली नॉलेज देना चाह रहे हैं, एक स्पेसिफिक ये चीज़ आपको माइंड ब्रॉड करना चाह रहे हैं। इसमें सोचिए, इसमें कितनी सारी आपको मेंस का जो इकोनॉमी वाला सिलेबस है उसके सारे पॉइंट आ गए इसमें। चलो ठीक है, किसी को पूछना हो तो पूछो, फिर क्लास वाइंड अप करते हैं। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।